गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास की अवधारणाएं। हमें देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होते हैं। विश्व में दो तरीके के देशों की हम बात करते हैं, विकसित और विकासशील देश। विकासशील देशों को अर्थविकसित देश भी कहा जाता है। चूँकि विकास की होड़ सी लगी हुई है दोनों ही देशों में, और इसका कारण सिर्फ मानवीय नहीं है वरन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भी देशों में व्याप्त निर्धनता एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए विकास जरूरी है। अगर हम बात करें तो विश्व में जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, अन्य पाश्चात्य देश काफ़ी विकसित है। दूसरी ओर अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन देश, भारत, श्रीलंका आदि देश या साउथ एशियन कंट्रीज़ काफ़ी अर्धविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और इनके जो नागरिक हैं काफ़ी नारकीय जीवन बिता रहे हैं। विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या यानी विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल 18% जनसंख्या, यानी अगर हम बात करते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया, ये जो विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं, इनकी जनसंख्या यानी इनकी पॉपुलेशन यानी 18% पॉपुलेशन विश्व की आय का 67% भाग प्राप्त करती है। जबकि अर्धविकसित देशों में ये आंकड़ा उलट जाता है। कैसे? अर्धविकसित देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग 67% भाग है और ये विश्व की आय का केवल 15% ही प्राप्त करता है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है देशों के बीच में। आर्थिक विकास व विषमता की इस गहरी खाई को पाटने के लिए विश्व आय को सभी विकसित एवं अर्धविकसित राष्ट्रों में पुनर्वितरण संभव नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम ये सोचें कि ये जो इतनी ज़्यादा असमानता है विकसित एवं अर्धविकसित राष्ट्रों में, इसको हम ऐसा करें कि साधनों का पुनर्वितरण कर दें या आय का पुनर्वितरण करके पाट दें, तो ऐसा संभव नहीं है। वरन जरूरी ये है कि अल्प विकसित राष्ट्रों का तीव्र विकास किया जाना जरूरी है। जब अर्धविकसित राष्ट्र अपना तीव्र विकास कर लेंगे तो वह अपने आप ही विकसित देशों की कैटेगरी के बराबर आ जाएंगे और फिर समानता भी स्थापित हो पाएगी। हम सबसे पहले देखते हैं विकास का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः विकास का अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा उत्पादन शक्ति, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में स्थायी वृद्धि होती है। आर्थिक संरचना व देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तनों से जनता के जीवन स्तर में सुधार, वितरण व्यवस्था में न्याय व मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अंततः आर्थिक समृद्धि एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के संबंध में अगर हम बात करें तो कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास है, जबकि कुछ इसे प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इन दोनों ही दृष्टिकोण की अगर बात करें तो दोनों ही दृष्टिकोण में वितरण की अवहेलना की गई है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने का मतलब तो विकास नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उस आय को कंज्यूम ना किया जाए और इसका कंजप्शन इक्वली ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि इस आय का वितरण जरूरी है, वह वितरण इक्वली हो तो बात मानी जा सकती है कि ये विकास है। इसी प्रकार से जैसा कि इसको एक प्रोसेस माना गया है कि राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि, तो सिर्फ वृद्धि करने से ही विकास नहीं हो पाता है। क्या पता इस वृद्धि का लाभ कुछ एक लोगों को ही मिल रहा हो और बहुसंख्यक लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हों। हम विभिन्न परिभाषाओं को देखकर हम आर्थिक विकास को व्यापक नज़रों से देख सकते हैं, व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि पहला है, आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि है। आप यहाँ परिभाषा देखिए, मेयर व बॉल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ठीक है, किसमें? वास्तविक राष्ट्रीय आय में। और कौन सी वृद्धि है ये वृद्धि? ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल में हो रही है, दीर्घकालीन वृद्धि होने को इन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक विकास कहा है। इसकी परिभाषाओं की विशेषताएं देखिए। पहला, आर्थिक विकास परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक
आर्थिक चल राशियों में परिवर्तनों का दौर चलता है। इनमें परिवर्तन विकास के कारण और परिणाम होते हैं। दूसरा, आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब आप समझिए, चूंकि यहाँ पे क्या किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों के समायोजन के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से माना जाता है। यानी अगर चूंकि आप जानते हैं मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि होती है, तो जो नेशनल इनकम है वो भी आप कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। वह कैसे बढ़ती हैं? जब महंगाई भत्ता ये चीज़ें बढ़ती हैं मुद्रास्फीति की वजह से, मूल्यों में की बढ़ोतरी की वजह से, तो मौद्रिक आय में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर देखा जाए उस मौद्रिक आय में बढ़ोतरी हमेशा वास्तविक राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी कर सके, ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम यहाँ किस पे गौर कर रहे हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है? ये आधार वर्ष के आधार पे निकाली जाती है। मान लीजिए कि आधार वर्ष जैसा कि अभी भारत में 2011-12 को ले रखा है, तो हम क्या करते हैं कि वर्तमान में जो हमें इनकम प्राप्त हो रही है, उस इनकम को 2011-12 में जो इनकम प्राप्त हो रही थी उससे तुलना की जाती है। ठीक है, उससे तुलना करके हम पता लगा पाते हैं कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है और क्या ये वृद्धि एक्चुअल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में हुई है या सिर्फ मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। ठीक है। तीसरा इसमें देखेंगे हम, अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि दीर्घकालीन होती है। अल्पकाल में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि अस्थायी होती है, इसलिए इसे विकास नहीं माना जाता है। चूंकि विकास का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन स्थायी वृद्धि से होता है, जो प्राय 10 से 20 वर्ष होती है। ये परिभाषा एक पक्षीय व अपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो देश की जनसंख्या पर ध्यान दिया गया है, ना वितरण पर ध्यान दिया गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये कहें कि केवल अधिक उत्पादन किया जाए, अधिक उत्पादन से अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस उत्पादन का लाभ जनसंख्या के समस्त भाग को प्राप्त हो रहा है या उस उत्पादन का वितरण जनसंख्या के समस्त वर्ग की तरफ हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुसंख्यक जनसंख्या तो गरीबी में जीवन यापन कर रही हो और बहुत कम जनसंख्या के पास में बहुत अधिक मात्रा में इनकम हो। तो ये क्या है कि न्यायोचित वितरण की बात नहीं करती है ये डेफिनेशन जो कि विकास की दी गई है। इसलिए हम आगे दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। जैसा नेक्स्ट डेफिनेशन है, आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि से है। इस मत में आप ये देखिए, इसमें इन्होंने कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा इन्होंने कौन से भाग को लिया है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को इन्होंने राष्ट्रीय आय माना है। यानी इसमें इन्होंने जनसंख्या को इंक्लूड किया है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं, आप देखिए राष्ट्रीय आय में आप भाग दे देंगे जनसंख्या का, तो आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति के पास में इतना पैसा, यानी इसमें बढ़ोतरी होगी प्रति व्यक्ति आय में, तो आर्थिक विकास है। ठीक है, इसमें ये डेफिनेशन पहली वाली डेफिनेशन से एक इम्प्रूवमेंट जरूर से है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस डेफिनेशन में भी कमियां हैं। वे कमियां क्या हैं? इसमें अगर हम बात करें, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को इन्होंने राष्ट्रीय आय मान लिया है। अब अगर मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय तो क्या है? एक सामान्य प्रति व्यक्ति आय को बता रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को डिवाइड कर दिया है, राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में इतनी इनकम प्राप्त हो भी रही है या नहीं है? हो भी तो ये भी तो हो सकता है कि राष्ट्रीय आय का ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो। इस वजह से हो सकता है कि कुछ एक व्यक्ति की इनकम प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो और बहुसंख्यक व्यक्तियों की इनकम प्रति व्यक्ति आय से कम हो। लेकिन चूंकि ये डेफिनेशन तो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के ऊपर ध्यान दे रही है, और चूंकि प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति के पास में उपलब्ध इनकम, इनमें डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये एक आइडियल आप कह सकते हैं आर्थिक विकास की डेफिनेशन कही जा सकती है। और इसमें भी वही कमियां हैं, क्योंकि इसमें वितरण वही बात है कि ये कैसे पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति को ये इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है, आप लेविस की डेफिनेशन देखिए, आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है। इसी प्रकार से किंडलबर्गर की, किसी देश में आर्थिक विकास के लिए उसकी कुल राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय आय में आपकी वृद्धि अगर जनसंख्या से ज़्यादा होगी, जनसंख्या की वृद्धि से ज़्यादा होगी, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी?
प्रति व्यक्ति आय आपकी क्या बढ़ जाएगी, तो इन्होंने डेफिनेशन के थ्रू समझाया है कि ये ज़्यादा होनी चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ भी आप देखिए इन सब परिभाषाओं में भी आप न्यायोचित वितरण की उपेक्षा की गई है, यानी हम प्रति व्यक्ति आय ये सभी को मिल रही है एक्चुअल में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ एक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति आय से अधिक मिल रहा है, कुछ एक व्यक्ति और बहुसंख्यक व्यक्ति को इससे कम प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का अर्थ मानव का अधिकतम आर्थिक कल्याण व सर्वांगीण विकास है। ये जो उपयुक्त दोनों दृष्टिकोणों को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास का संकीर्ण दृष्टिकोण बताया है और इन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार आर्थिक विकास का अभिप्राय केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से नहीं, वरन राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण, अर्थव्यवस्था की संरचना व देशवासियों की मान्यता व दृष्टिकोणों के अनुकूल परिवर्तनों की प्रक्रिया आदि से भी है, ताकि जनता के जीवन स्तर में सुधार, अधिकतम सामाजिक कल्याण व मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो। यानी यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बात की है कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे। विकास का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय जो भी मिल रही है उसका वितरण न्यायोचित होना चाहिए, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, देशवासियों के दृष्टिकोणों में अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, मानव का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन में भी परिभाषा देखिए, विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं में सुधार से संबंधित है। ठीक है, अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि से, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ उत्पादन की मात्रा में वृद्धि ही विकास है तो नहीं, इस उत्पादन का वितरण भी जरूरी है और उस वितरण से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लोगों की लाइफ के अंदर, और ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक पक्षीय ना होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, आर्थिक सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन होना चाहिए। यद्यपि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित ये परिभाषा बहुत सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त लगती है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत परिवर्तनों को मापना सरल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये भी देखिए कि हर एक देश के अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, तो हर एक देश का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है किसी चीज़ को देखने का। खाड़ी देशों में अलग माना जाएगा, वहाँ पर अगर आप कहिए कि जेंडर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जेंडर के रूप में वहाँ पर जो वो आप कह सकते हैं कि जो वो महिलाओं के लिए जैसा मानते हैं विकास में इतनी भागीदारी होनी चाहिए, वही यूरोपियन देशों के मुकाबले वहाँ पर कम देखी जाएगी महिलाओं की स्वतंत्रताओं को। तो अब लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है हर एक देश के कल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वहाँ की सोशल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से वैल्यू जजमेंट की बात आ जाती है यहाँ पर, और वैल्यू जजमेंट को मापना आसान नहीं होता है क्योंकि ये है हर एक व्यक्ति का अलग अलग वैल्यू होता है। हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए सही हो वो आपके लिए सही नहीं मानी जाती हो या किसी और के लिए सही नहीं हो। जैसा कि हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंतर्गत महिलाओं की वहाँ स्वतंत्रता बहुत अधिक मानी जाती है, लेकिन अगर आप खाड़ी देशों में ले तो वहाँ पर महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो वहाँ का वैल्यू जजमेंट अलग है और दूसरे देशों का वैल्यू जजमेंट अलग है। इस वजह से इसको मापना आप कह सकते हैं कि आसान नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि की अवधारणा। एक्चुअली में आपके क्वेश्चन ही इसी पर आता है कि विकास और वृद्धि क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, इसको अच्छे से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये 5 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन या 20 नंबर में भी आपके आ सकता है। वैसे तो ये शब्द पर्यायवाची माने जाते हैं लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इनमें डिफरेंस किया है। जैसे कि आप मिसेस उर्सुला हिट्स के अनुसार देखिए, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक उन्नति शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत है और अधिकांश साधन ज्ञात एवं विकसित है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग उन पिछड़े देशों के लिए किया जाता है जहां अधिकांश प्राकृतिक एवं मानवीय साधन अशोषित एवं अर्ध विकसित है तथा जिनमें साधनों के उपयोग व विकास की संभावनाएं काफ़ी हैं। ठीक है, यानी इन्होंने क्या ले लिया है, आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित देशों से ले लिया है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध इन्होंने विकासशील देशों की तरफ से लिया है।
ठीक है। जो विकसित देशों में साधन ज्ञात है, वहाँ पर सभी साधन यूज हो रहे हैं, और विकासशील देशों में अभी भी साधनों के बारे में पता नहीं लगा है कि हम कौन कौन से साधन और हैं। इसी प्रकार से बोनी के मतानुसार आर्थिक उन्नति की प्रगति स्वतः होती है, जो प्राय विकसित राष्ट्रों में सही उतरती हैं, जबकि विकास अर्थव्यवस्था में साधनों के विदोहन के निदेशन, नियमन व पथ प्रदर्शन को मुख्य आधार मानता है, जो अधिकांश अर्धविकसित देशों के संबंध में सत्य है। आप ये देखिए कि विकासशील देशों में चूंकि उनके उनके पास में बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उनकी समस्या क्या है कि वह साधन उनके लिए अज्ञात है, उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास में क्या क्या साधन है। जबकि विकसित देशों में क्या है कि उनको ये पता है कि हमारे पास में साधन क्या क्या हैं, अब सिर्फ वृद्धि करना है, ठीक है, अब ग्रोथ को बढ़ाना है। जबकि विकासशील देशों के लिए क्या है कि पहले साधनों का पता लगाना है कि हमारे पास क्या क्या है, फिर इन साधनों को यूज लिया जा सके ऐसा काम किया जाना जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, निर्देशन, नियमन, पथ प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक वृद्धि या उन्नति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक या स्थिर परिवर्तनों से है, जो जनसंख्या व बचत दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जबकि आर्थिक विकास का आशय स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में असंगत एवं स्वाभाविक परिवर्तनों से है, जिनमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। आगे भी आप डेफिनेशन देखिए इसमें। बैरेर के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय जनसंख्या व कुल वास्तविक आय दोनों में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक प्रगति का अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। आधुनिक शब्दावली में विकास का तात्पर्य है अधिक व्यापक अर्थ में मानव के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में किया जाता है, जिनमें केवल मानव की आर्थिक उन्नति ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति का समावेश होता है। जबकि आर्थिक उन्नति के शब्द का प्रयोग केवल मानव की आर्थिक उन्नति के संदर्भ में ही किया जाता है। अब हम यहाँ पे इन डेफिनेशन में देखें, आप ये डेफिनेशन देख के पता लगा सकते हैं कि केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हम विकास नहीं कह सकते हैं। विकास के अंतर्गत गरीबी का निवारण भी होना चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, आर्थिक विषमताओं में कमी भी होनी चाहिए, संस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन भी जरूरी है। ठीक है, अब इनको आप इनके अंतर देख लीजिए। आप यहाँ पे ये टेबल के थ्रू आप इसका अंतर समझ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक एवं स्थिर परिवर्तनों से है, जो जनसंख्या व बचत दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जबकि विकास का अभिप्राय स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में और स्वाभाविक परिवर्तनों से है, जिनमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि का सूचक है, जबकि विकास अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकास की सूचक होती है। आगे इसमें देखिए, आर्थिक वृद्धि विकसित एवं उन्नत देशों की समस्याओं से संबंध रखता है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित एवं विकासशील देशों का समस्याओं से संबंध रखता है। आर्थिक वृद्धि स्वचालित प्रकृति की होती है, जो मुक्त अर्थव्यवस्थाओं का लक्षण है। आर्थिक विकास में निर्देशन, नियंत्रण और प्रभावी परिवर्तनों की प्रधानता होती है। विकसित एवं समृद्ध देशों के उत्पादन, आय व रोजगार में वृद्धि करने पर जोर रहता है, जबकि आर्थिक विकास गरीब एवं अल्प विकसित देशों में आय स्तर, उत्पादन, रोजगार के तीव्र गति से वृद्धि पर जोर देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।